जी, आपका अभिनंदन है सर। जी जी, आरंभ कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा नाम किरणदीप सिंह है और आज मैं आपको नाटक के बारे में और रंगमंच के बारे में बताऊंगा। इस इकाई का उद्देश्य पाठकों को नाटक की उत्पत्ति से परिचय कराना है और विशिष्ट अभ्यास के रूप में रंगमंच की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालना है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा और कि ड्रामा और थिएटर में फर्क क्या है। ड्रामा जो है वो एक कह सकते हैं कि लिखित रूप में जो हमारे सामने होता है, जैसे आप कविता लगा लीजिए या आप कोई नाटक लगा लीजिए, जहाँ कोई भी आप मतलब टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है हमारे पास, वो ड्रामा है। जब वो ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है तो उसे रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच के कई एलिमेंट हैं जो उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो पहले हम नाटक के बारे में बात करेंगे। नाटक एक साहित्यिक रचना है जिसमें संघर्ष, क्रिया और संकट वातावरण शामिल होता है, जिसका अर्थ दर्शकों के सामने अभिनेताओं के द्वारा तैयार किया जाता है। रंगमंच में प्रदर्शन के लिए तैयार की गई रचना, जिसमें अभिनेता पात्रों की भूमिका लेते हैं, और रंगमंच में कह सकते हैं कि अभिनेता संवाद, सेटिंग, प्लॉट और एक्शन एक्शन करते हैं। ठीक है जी, ये साहित्य है जो हमारी आंखों के सामने चलता है और बोलता है। एक नाटक स्थान और समय की सीमा और ढांचे के भीतर संचालित होता है। यह अन्य साहित्यिक रूपों से अपने विशेष जटिल संबंध द्वारा उस वास्तविकता से अलग है जिसे हम समय कहते हैं। लेकिन एक प्रदर्शन कला के रूप में संगीत और नृत्य के साथ साथ इसका अस्तित्व समय के साथ है। इस प्रकार ये एक लौकिक क्रिया है। अ, हाँ, अर्थात ये हमें नाटक की कार्रवाई में प्रस्तुत एक अच्छी तरह से बताई गई कहानी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात बोली जाने वाली एक मूक अभिनय अ, अभिनय में कहानी है और घोषणा करने वाला वक्ता हमें एक स्पष्ट कहानी दे सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि कार्रवाई में प्रभावी नाटक के लिए किसी प्रकार का संघर्ष आवश्यक है। यदि संघर्ष एक तुच्छ है तो हम तमाशा करो, हम तमाशा करो। और ऐसी नाटक जैसे हमारे हिंदुस्तान और यूरोप कंट्री में हम कंपेयर करें तो हमारे जो यहाँ का जो नाटक है, जहाँ यहाँ का जो दर्शक है, वो कॉमेडी सुखांत जिसे हम कहते हैं, सुखांत नाटक को ज्यादा उनको अच्छा लगते हैं। यहाँ पे सुखांत नाटक ज्यादा लिखे गए हैं, है ना। जो नाटक का जो एंड होता है सुखांत हो तो हमें वो अच्छे लगते हैं। और जैसी फिल्म, फॉर एग्जांपल एक फिल्म है, फिल्म अगर आपको कॉमेडी है या उसका एंड जो है वो सुखांत है तो वो अच्छा लगेगा, वो हिट भी होगी। ऐसे ही ग्रीक में क्या था कि ग्रीक में जो नाटक ज्यादातर लिखेंगे वो दुखांत में लिखेंगे, जो उनका एंड जो था ट्रेजिडी था। तो ऐसे लोग मतलब उन्हें ऐसे नाटकों को लोगों ने पसंद किया। नाटक की जो उत्पत्ति है वो 2500 साल पहले पश्चिमी रंगमंच का जन्म एथेंस ग्रीस में हुआ। 600 और 200 ईस्वी पूर्व प्राचीन एथियंस ने एक थिएटर संस्कृति का निर्माण किया, जिसका रूप, तकनीक और अ, शब्दावली था। और उन्होंने नाटकों का निर्माण किया जो अभी भी विश्व नाटक के महानतम मतलब बहुत अच्छे कार्यों में माना जाता है। प्राचीन ग्रीस में रंगमंच धार्मिक संस्कारों से विकसित हुआ, जो कम से कम 1200 ईसा पूर्व पहले का है। उस समय ग्रीस जनजातियों में रहते थे और वहाँ वो एक देवता को मानते थे जिसका नाम था डायनासोरस। डायनासोरस को श्राप का देवता भी कहा जाता है। जी। तो उस जो नाटक करने वाले थे, जो वो अपना धार्मिक चीजों को पहले धार्मिक चीजों से ही उत्पत्ति हुई उस नाटक की, है ना। और उसमें से कई नाटककार भी आए। जब ग्रीक का जो लिटरेचर है उसमें सोफोक्लीज नाटककार था, अपना यूरोपिडीज था,
और सोफोक्लिस एक मतलब ट्रेजिक, तो क्या होता था कि ग्रीक में कुछ अपना कंपटीशन होते थे जिसमें नाटक होते थे, नाटक कंपटीशन होता था, उसमें से जो नाटक करते थे, जीतते थे, उनको अलग से एक राशि दी जाती थी। तो जैसे ही अपना सोफोक्लिस का नाटक है इडिपस, तो उसमें क्या होता है कि नाटक की जो स्टोरी है, जो पहली बार दर्शकों के सामने आई, तो एक उसमें एक राजा होता है, राजे को एक मतलब जो उसके धार्मिक ग्रंथों में उनको बताया जाता है, जो कि उनके पुरोहित होते हैं, उनको बताते हैं कि आपके एक लड़का पैदा होगा जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब वो जो लड़का होता है, अब जो राजे के एक लड़का पैदा होता है, तो लड़का उसको राजा उसको अपने सिपाही को बोलकर कहता है कि इसको नदी में जाकर जहाँ इसको कहीं दफनाओ। अब जो सैनिक होता है वो उसको लेकर जाता है, लेकिन उसके मन में दया आ जाती है और वो उसे नदी में नहीं बहाता, वो उसे उसे छोड़ देता है। अब वो उस लड़के की जर्नी क्या होती है कि वो नदी में बहता है और वो किसी और देश में पहुंच जाता है, उसे उस देश का राजा के पास वो पहुंच जाता है। उस उस देश का राजा उसे पालता पोसता और बड़ा करता है। लेकिन उस देश के राजे को जब पता चलता है कि कि उसका जो बेटा है वो ही उसके मौत का कारण बनेगा, इसलिए वो लड़का अपना देश छोड़ देता है जब वो बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो देश छोड़ के जाता है तो उसके मन में आता है कि मैं अपने माँ बाप का कातिल क्यों बनूंगा। तो जैसे ही वो जाता है, तो रास्ते में उसकी एक राजे से अ, झड़प हो जाती है। तो झड़प में क्या होता है कि वो एक दूसरे को में लड़ाई भी हो जाती है। यहाँ पे वो इडिपस नाम का लड़का एक राजे को मार देता है। आगे जाकर वो मतलब उस देश का एक राजा बनता है और उसी देश में वो उस राजे की रानी से शादी करता है। शादी करने के बाद उसको पता चलता है कि इस राजे का किसने कत्ल कर दिया था। तो वो उसकी सर्चिंग स्टार्ट करता है। जैसी सर्चिंग स्टार्ट होती है तो उसको पता चलता है कि इस राजे का जिसने मारा है वो वही है। अब वो उस इस सारे वृतांत को जो उसने लिखा गया है, अब ऑडियंस को पता है कि ये सीन होने वाला है, और और ऑडियंस उसको देख रही है, इस ट्रेजेडी को महसूस कर रही है। और जो अभिनेता है उसको पता है कि उसने जो वो कर रहा है, स्टेज पे जो कर रहा है वो रो रहा है और साथ साथ ऑडियंस उसके साथ रो रही है। तो ये ऐसे नाटक उस वक्त लिखे गए हैं, है ना, जो अपना कह सकते हैं कि लोगों को बहुत अच्छे लगे नाटक, है ना, इसी ये आगे चलकर और फेमस हुए, उनके नाटक हुए, एंटीगनी बहुत फेमस हुआ, है ना, ऐसे ही सोफोक्लिस के नाटक हैं, है ना, तो ये बहुत फेमस हुए। अ, सोफोक्लिस के जो नाटक थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच की बजाय मनुष्यों और जो मनुष्य थे उन पर ज्यादा जोर जोर था इनका। उन्होंने 20 प्रतियोगिताएं जीती, उनमें से कई प्रयोग भी किए, है ना। उनकी रचनाएं में समय की वस्तुकला और मूर्ति कला के साथ मजबूत समानता रखती है, जो छोटे मंदिरों और देवताओं की मूर्ति का पक्ष लेती हैं। सोफोक्लिस पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने त्रासदी में कुछ हास्य विवरण का उपयोग किया, जिसमें उसने ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी थोड़े से ऐड ऑन की, जिसमें जिसमें उसका एडिपस उनका बहुत ही फेमस प्ले है। उससे पहले हम और जो थिएटर शब्द है ये ग्रीक से ही लिया गया है, ये थिएट्रॉन से निकला है, जो पहाड़ी किनारों पर खड़े लकड़ी के दृश्यों को संदर्भ करता है। और ऑर्केस्ट्रा शब्द ग्रीक शब्द से उठा हुआ मंच। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बैठता था, और जिसे हम कोर्स भी कहते हैं। तो उन दिनों नाटक का मंचन
दिन के समय में किया जाता था। और फिर आया यूरोपिडीज। यूरोपिडीज, उनके नाटक वास्तव में लोगों के बारे में थे, उन्होंने किसानों को और राजकुमारों के साथ रखा और उनकी भावनाओं को समान महत्व दिया। उन्होंने युद्ध की वास्तविकता को दिखाया, धर्म की आलोचना की और समाज की भूली हुई महिलाओं, दासों और बूढ़ों को चित्रित किया। यूरिपिडीज का सबसे फेमस प्ले ट्रोजन वुमेन है। और अ, अ, ओलेग माइक्लो, उनका अच्छा फेमस प्ले है। काफी उनके फेमस प्ले हैं जो आज भी खेले जाते हैं। और उन्होंने न्यू कॉमेडी और पुरानी कॉमेडी को मतलब जिसका मुख्य प्रतिपादक मैनेंडर था। एथेनियन त्योहारों में अस्तुफेनेस नाटक रचनाएं प्रस्तुत की गई। उन्होंने 3 अभिनेताओं का इस्तेमाल किया, एक कोर्स जो गाया गया, एक नृत्य किया गया और कभी कभी सम्मान में भाग भी लिया गया। उनके पहले 2 हास्य, द बैक वेटर्स और द बेबीलोनियन हो गए थे, लेकिन यहाँ ज्ञात है कि वो नई शिक्षा और एक राजनीतिक व्यंग पर व्यंग थे। और उन्होंने दुनिया का पहला एक युद्ध विरोधी कॉमेडी नाटक लिखा जो कार्टिनस नाम से फेमस हुआ। धीरे धीरे ये जैसे ही मतलब ग्रीक का जो रंगमंच था वो चल रहा था, उसके बाद ही हमें एलिजाबेथ का जो रंगमंच है वो स्टार्ट होता है। इंग्लैंड में नाटक 10वीं शताब्दी से शुरू नहीं होता, मतलब मध्यकालीन रंगमंच की धार्मिक सेवाओं से विकसित हुआ है। ये चर्चा की रचना थी। इस प्रकार ये कहना सही है कि नाटक की पालना वेदी पर टिका हुआ था। पादरियों को अज्ञानी जनता को धर्म के सत्य को बढ़ाने के लिए, समझने का कोई तरीका खोजने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस वक्त क्या था कि जो पादरी थे वो अपने धर्म को बढ़ाना चाहते थे और उनको अज्ञानी लोगों की जरूरत थी, है ना। तो वो अपने नाटकों में कई चमत्कार, कई ऐसी चीजें भी डालते थे, है ना। जो तो अभिनेता अ, हम्म, अगले अभिनेता बोले और साथ ही अपने हिस्से का अभिनय किया। इन शुरुआती नाटकों को रहस्य और चमत्कार के रूप में जाना जाता था। पहली वाली कहानियां पवित्रता की कथा से ली गई थी, जबकि अ, बाद वाले नाटक संतों और शहीदों के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। नाटक चर्चा की बहुत ही अनुष्ठान में निहित है और मास ही नाटकीय विकास का एक कारक था। जैसे चमत्कारी नाटक पूजा पाठ से विकसित हुए थे। इसके गंभीर संस्कारों और मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी और मंडली के बीच बारी बारी से उन्हें छोटे छोटे संवाद के रूप में शुरुआत की। चर्चा के अंदर सबसे पहले इन संवादों को सुनाया गया जो शीर्ष नाटक के विकसित हुए और चर्चा के बरामदे में अभिनय किया। सबसे महत्वपूर्ण में से एक नॉर्मन 12वीं बीसी में लिखा गया था एडम का नाटक। ये 3 भागों में था। आदम और हवा का पतन, हाबिल की मृत्यु और उद्धारकर्ता के आगमन की घोषणा करने वाला भविष्यवक्ताओं की पंक्ति को दर्शाता था। ये नाटक फ्रेंच में लिखा गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक नू नू का था, जिसे नू ने नू को आर्च को समाप्त किया। अपनी पत्नी को सूचित किया कि आर्च को प्रवेश करने के लिए उसने भीख मांगी। इस प्रकार के नाटकों ने शास्त्रों की दृश्यों को प्रकट किया, मसीह के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया और क्रिसमस, ईस्टर या क्रिस्टी जैसे पवित्र दिनों को मनाया जाता है। रहस्य रहस्य और चमत्कारी नाटकों का स्थान नैतिकता और अंतःशिल्पन ने ले लिया। मिस्ट्री और मिरेकल नाटक में गंभीर हास्य तत्व आपस में गुथे हुए थे, अब वो अलग हो गए। नैतिकता गंभीर को पेश करते और इंटरल्यूड चीजों को हल्का पक्ष। पात्रों ने कुछ गुणों का प्रतीक किया, पाप, अनुग्रह, पश्चाताप, नैतिकता रूप से निकलती है। बाइबल के चरित्रों को अमूर्त सद्गुणों और दोषों से बदल दिया।
इनका उद्देश्य मुख्य रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा देना था। यदि चमत्कार नाटकों में दृश्यों में जंगम तमाशा था, तो नैतिकता के लिए एक निश्चित मंच की आवश्यकता थी। नैतिकता व्यापक मुद्दों से संबंधित थी और मानव जीवन को अच्छाई और बुराई के बीच, ईश्वर और शैतान के बीच डगमगाते हुए दिखाती थी। नायक बड़े पैमाने में मानव जाति था। यदि एक और दुष्ट दूत और व्यक्ति और उसके सेवकों को 7 घातक पाप समूत किया गया था, तो दूसरी ओर अच्छे दूत और दैवीय अनुग्रह थे। इस प्रकार बहस पाप, ईर्ष्या, द्वेष आदि और दया, न्याय, शांति, सत्य आदि के बीच थी। रहस्य नाटकों के व्यक्ति को लगभग सभी व्यक्तिगत नाम दिए गए थे और नाटक वास्तविकता में नहीं था। प्रदर्शनों में स्थानीय शौकीन का एक समूह शामिल था, जिन्हें अभिनय के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक संघ का गठन किया था। दूसरे शब्दों में, एक 15वीं शताब्दी का शौकीय नाटकीय समाज ऊपर बताए गए 3 नाटकों उन 3 विभिन्न दिशाओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें नाटक देखता है। पहला अंग्रेजी नाटक गौर बड्यूक था, जिसे सिक्वेले और नॉर्टन द्वारा लिखा गया था। 1562 में व्हाइट हॉल में एलिजाबेथ के सामने ये पेश किया गया था। जब इसे प्रकाशित किया गया तो इसे तरेकस और पोरेकस कहा गया। दुखद कहानी के 5 कृतों मतलब 5 हिस्सों को विभाजित किया गया। नॉर्टन ने चौथा और 5वां लिखा। कार्रवाई पर्दे के पीछे होती थी और सैनिका को त्रासदी की नकल में प्रत्येक अधिनियम एक कोर्स के साथ समाप्त होता था। पहली नियमित अंग्रेजी कॉमेडी का निर्माण 1553 में निकोलस उडल द्वारा किया गया था और इसका शीर्षक रॉस्टर था। उडल के अंग्रेजी कॉमेडी का जन मतलब उडल को अंग्रेजी कॉमेडी का जनक भी कहा जाता है। नाटक ना तो तमाशा और ना ही वाद विवाद, बल्कि घटना और साजिश से भरपूर कॉमेडी था। गैमर गुरुटन की सुई मिस्टर क्रिस द्वारा लिखित दूसरा अंग्रेजी कॉमेडी था। अब हम ग्रीक ग्रीक रंगमंच। प्राचीन ग्रीस में नाटकों का मंचन एम्पलीफायर थिएटर में किया जाता था, जिन्हें गोलाकार एम्पलीफायर थिएटर जैसे आपने देखा होगा कि गोलाकार होता था कि वो एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था, जिसमें स्टेयर लगी हुई थी, है ना। तो लगभग 3/4 मंच दर्शकों ये पूरा दर्शकों से घिरा होता था। अब अभिनेता के जो उसमें जो मुखौटे होते थे, ग्रीक थिएटर में जो मुखौटे होते थे वो बड़े बड़े होते थे। यशर जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे। लोग उनको दूर से देख सकते थे, दूर से देखते थे और इनके एक्सप्रेशन नहीं देखते थे। इनको एक्सप्रेशन की जगह पर इनका मास्क का यूज किया जाता था। कोर्स प्राचीन नाटक में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसमें नाटक पर टिप्पणी करने के साथ साथ पात्रों को चेतावनी और सलाह देने का कार्य भी किया जाता था। मंच के दृश्य तटस्थ से और एमपी थिएटर से आसपास वास्तविक दृश्य के साथ दिन के उजाले में नाटक का आयोजन किया जाता था। प्राचीन ग्रीक नाटक धार्मिक समारोहों जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता था और इस प्रकार इसका अधिक अनुष्ठान, प्रतीक तकनीक और उपदेश तकनीक उद्देश्य भी था। दर्शकों में केवल स्वतंत्रता पुरुष शामिल थे और दासों और महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। और आते हैं हम देशी नाटक। मध्यकालीन नाटकों का प्रदर्शन धार्मिक उत्सवों के दौरान किया जाता था। इनका मंचन तमाशा पर किया गया था, जो बाजार में कहीं पे भी, जैसे आप नुक्कड़ नाटक की एक फॉर्म देखते हो, ये यहीं से ली गई थी, है ना। ये कहीं पे भी और ये जो बाजार में कहीं रुक गए थे और पूरी तरह से दर्शकों से घिरे होते थे। अभिनय के तरीके के लिए अभिनेताओं और दर्शकों के बीच इतनी निकटता को ध्यान में रखना पड़ता था। अभिनेताओं ने रोजमर्रा के अनुभवों को ध्यान में रखा। शायद ही कभी रहस्य नाटकों को बाहर के अलावा कहीं भी प्रदर्शित किया गया था और उनके लिए किसी थिएटर के निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
तो ये मतलब बाजार में नाटक होता था, बाजार में मतलब जैसे हम नुक्कड़ नाटक करते हैं ऐसे ये लोग अपने नाटक को करते थे वहां पे। फिर ये ग्रीक नाटक में ये आ गया अपना एम्पी थिएटर आ गया, देसी नाटक आ गया, है ना। फिर आया हमारा एलिजाबेथ का जो थिएटर था वो आया। एलिजाबेथ का जो थिएटर था वो जैसे आपने स्टेज देखी होगी, स्टेज में एक आर्क बनी होती है ऐसे, जैसे एक टीवी की आर्क होती है, तो उसको हम प्रोसीनियम थिएटर कहते हैं। प्रोसीनियम थिएटर में क्या है कि जब अ, ये एक मतलब चित्र की तरह दिखता था हमें देखने में, जो उसका जो हम देखते थे। तो इसमें नाटक जो होता था वो दर्शकों के बीच एक थर्ड वॉल जैसे हम कहते हैं कि एक तीसरी दीवार का काम करता था, कि जैसे हम अ, अम, नाटक देख रहे हैं, किसी के घर में हम झांक रहे हैं, ऐसे हमें प्रतीत होता था। तो ये मतलब जितने भी इसको शेक्सपियरियन थिएटर भी कहा गया है, जो है ना। ये स्टेज के प्रकार आ गए, जैसे प्रोसीनियम थिएटर हो गया। प्रोसीनियम थिएटर का जैसे हम शेक्सपियर थिएटर कहते हैं, नेटिव ड्रामा हो गया, रेस्टोरेशन स्टेज हो गई। तो ये स्टेज की जो हमारे स्टेज के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं, वो आप चाहे नोट कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्टेज, क्लासिक थिएटर, ग्रीक एंड रोमन, नेटिव ड्रामा, है ना, एलिजाबेथ ड्रामा, जैकब एंड कॉर्लेनियो। तो ये टाइप ऑफ स्टेज हैं, जैसे है ना, रेस्टोरेशन स्टेज, प्रोसीनियम स्टेज, नेटिव ड्रामा। जी। अभी किसी को भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ग्रीक थिएटर के बारे में, प्रोसीनियम थिएटर के बारे में, एलिजाबेथ थिएटर के बारे में आपने पूछना तो पूछ सकते हैं। या ड्रामा और रंगमंच के बारे में आपने पूछना हो कि उसमें क्या डिफरेंस क्या है। मैं एक बार फिर शुरू से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाटक एक साहित्यिक रचना है जिसमें संघर्ष, क्रिया, संकट और वातावरण शामिल होते हैं, जिसका अर्थ दर्शकों के सामने एक मंच पर खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा मोशन पिक्चर ड्रामा के साथ साथ पारंपरिक मंच पर भी लागू हो सकती है। अब्राहिम के शब्दों में, नाटक रंगमंच में प्रदर्शन के लिए तैयार की गई रचना का रूप है, जिसमें अभिनेता पात्रों की भूमिका लेते हैं, सांकेतिक क्रिया करते हैं और लिखित संवाद बोलते हैं। इस प्रकार एक नाटक की आवश्यक तत्व अभिनेता, संवाद, सेटिंग, प्लॉट और एक्शन है। यह मुख्य रूप से मंच पर अधिनियम नियमित करने के लिए है।
इस प्रकार मंच पर दर्शक समान रूप से महत्वपूर्ण है। मार्जोरी बेल्टन कहते हैं कि एक सच्चा नाटक अयामी है, ये साहित्य है जो हमारी आंखों के सामने चलता है और बोलता है। एक नाटक स्थान और समय की सीमाओं और ढांचे के भीतर संचालित होता है। ये अन्य साहित्यिक रूपों से अपने विशेष जटिल संबंध द्वारा उस वास्तविकता से अलग है जिसे हम समय कहते हैं। एक कथात्मक कला के रूप में ये अतीत, वर्तमान या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन एक प्रदर्शन की कला के रूप में संगीत और नृत्य के साथ साथ इसका अस्तित्व समय के साथ है। इस प्रकार ये एक लौकिक क्रिया है। नाटक कभी भी साहित्यिक अध्ययन का विषय नहीं हो सकता है, इसे रंगमंच के संबंध में जानना होगा। टॉम इफ ड्राइवर लिखते हैं, रंगमंच में नाटक का प्रदर्शन रंगमंच की परंपराओं द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होने वाली ऐतिहासिक कार्रवाई का लघु प्रतिबिंब बन जाता है। ये उन नाटकीय अवधियों में विशेष रूप से सच होगा जैसे कि ग्रीक और एलिजाबेथ, यहाँ थिएटर को स्पष्ट रूप से कार्रवाई के ठिकाने के रूप में स्वीकार किया गया था और यहाँ दर्शकों और थिएटर दोनों को ब्लैक आउट करने का प्रयास नहीं था। थिएटर समय और इतिहास के संबंध में अपने युग की धारणाओं को प्रतिबिंब करता है, क्योंकि ये एक और लौकिक घटनाओं का वर्णन है और दूसरी और क्षण भर में घटित होने वाला अधिनियम है। नकल करने की प्रवृत्ति किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं, ये अपनी अपील में सार्वभौमिक है और अपने आप को सबसे आदिम मानवीय भावनाओं में से एक रूप में प्रकट करता है। यह अनुकरणीय कलाओं में सर्वप्रथम है। नाटक को कार्रवाई में प्रस्तुत एक अच्छी तरह से बताई गई सामंजस्यपूर्ण कहानी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कॉम्पटन आर्केड लिखते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात बोले जाने वाली एक मूक अभिनय के लिए कार्रवाई में कहानी और घोषणा करने वाला वक्ता हमें एक स्पष्ट कहानी दे सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि कार्रवाई में प्रभावी नाटक के लिए किसी प्रकार का संघर्ष आवश्यक है। यदि संघर्ष एक तुच्छ है तो हम तमाशा करें। यदि कोई गंभीर है, नायक और नायिका के लिए खुशी से समाप्त हो रहा है तो हमारे पास कॉमेडी, यदि दुखद अंत के साथ गंभीर, हम इसे एक ट्रेजेडी कहते हैं। 2500 साल पहले पश्चिमी रंगमंच का जन्म एथेंस ग्रीस में हुआ था। 600 और 200 ईस्वी पूर्व में के बीच प्राचीन एथेंस ने एक थिएटर संस्कृति का निर्माण किया जिसका रूप, तकनीक और शब्दावली दो शताब्दियों तक चली और उन्होंने नाटकों का निर्माण किया जो अभी भी विश्व नाटक के महानतम कार्यों में से एक माने जाते हैं। उनकी उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है जब कोई मानता है कि रंगमंच के इतिहास में केवल दो अन्य कालखंड रहे हैं, जैसे प्राचीन एथेंस, एलिजाबेथ इंग्लैंड और 20वीं शताब्दी की महानता करीब कहा जा सकता है। प्राचीन ग्रीस का रंगमंच धार्मिक संस्कारों से विकसित हुआ जो कम से कम 1200 ईसा पूर्व के हैं। इस समय ग्रीस जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। हम अपने अहंकार के आदम का लेबल लगा सकते हैं। उत्तरी ग्रीस में थ्रेसस नाम का एक क्षेत्र था। एक पंथ उत्पन्न हुआ जो प्रजनन और प्रजनन के देवता डायनासोरस की पूजा करते थे। डायनासोरस के पंथ के अनुसार उसका अभ्यास किया पंथ के सबसे विवादास्पद अभ्यास में शामिल माना जाता है। ये माना जाता है कि नृत्य और भावात्मक प्रदर्शन की एक बदली हुई मानसिक स्थिति बनाई। इस परिवर्तित स्थिति को परमानंद के रूप में जाना जाता है। परमानंद यूनानियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवधारणा थी। जो थिएटर देखने आते थे शक्तिशाली भावनाओं को मुक्त करने के एक तरीके के रूप में, हालांकि ये प्रतिरोध के साथ मिला, पंथ ग्रीस की जनजातियों के माध्यम से फैल गया। डायनासोरस, हिस्ट्रिया और कैथारिसिस भी भावनात्मक रिलीज शुद्धिकरण के लिए ग्रीक शब्द से निकले हैं। इस समय के दौरान संस्कार डायनासोरस से मुक्तारा बन गया और अधिक औपचारिक और प्रीतात्मिक हो गया। डायनासोरस के संस्कारों का एक अनिवार्य हिस्सा डेथरेम था। शब्द का अर्थ है कि कोरिक भजन। ये मंत्र या भजन संभव ग्रीस में मिमिक अशारों और शायद संगीत के साथ पेश किया गया था। ये डायनासोरस के कारनामों का वर्णन करते हुए एक भजन की तरह धार्मिक समारोह में के एक भाग के रूप में शुरू हुआ। ये पुरुषों के एक कोरस, नर्तकियों के समूह और मौज मस्ती करने वाले बैंड द्वारा किया गया था। इस तरह समय के साथ साथ डेथिरम नाटक के
रूप में कहानियों में विकसित हुआ, जिसे अब नाटक के रूप में माना जाता है। ग्रीक थिएटर। ग्रीस में 600 ईसा पूर्व तक सबसे प्रमुख शहर राज्य एथिस था। यहीं डायनासोर के संस्कार रंगमंच का विकसित हुआ। लगभग 600 ईस्वी में एरिन ऑफ मोहतरन्ना ने दथरम के लिए औपचारिक गीत लिखे। बाद में थेस्टिस ऑफ एडिका ने एक अभिनेता को जोड़ा जिसने कोर्स के साथ बातचीत की। इस अभिनेता को नायक कहा जाता था, जिसका अर्थ है नाटक का मुख्य पात्र। जब थेस्टिस कोर्स के निर्देशक उसका चेहरा सफेद सीमा से सना हुआ था, शायद मृत्यु देवता के अनुकरण में एक मेज पर खड़ा था और कोर्स के नेता को संबोधित किया। ग्रीस में संवाद का जन्म हुआ। अपने प्रेरित कदम के साथ थेस्पिस ने क्लासिक अभिनेता के नृत्य से लग्न भी बनाया। उनकी मेज एक मंच की पहली अभ्यास थी जो आदम नृत्य मंडली से लगती। समय के साथ एक दूसरे को वक्ता के पेश किया गया और एक कला से दूसरी कला में चला गया, पौराणिक जग से रंगमंच तक। धीरे धीरे दैत्यराम के नेता पूर्वज और स्थानीय नायकों की कई कहानियों से लिए गए अन्य संबंधित विवरणों को शामिल कर सकते हैं, जिन्हें कवियों द्वारा सुनाया जा रहा था। दैत्यरैमिक नृत्यों से जुड़े शब्द विस्तृत हो गए और नाटकीय कथानक पेश किया गया। 534 ईसा पूर्व में एथिस शासक स्टूडेंट्स ने नाटक प्रतियोगिता की स्थापना की। ये प्रतियोगिता लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम बन गया। ऑपरोन नामक एक सरकारी प्रतिगण ने प्रतियोगिताओं को चुना और कोर्गस धनी मतलब उसमें कुछ उन्होंने अनाम वगैरह भी रखे गए। थिएटर का निर्माण किया गया था एथिस में। डेल्फी का रंगमंच, एंटिक रंगमंच और डायनासोर का रंगमंच। वास्तव में थिएटर शब्द ग्रीक शब्द ट्यूटन से निकला है, जो पहाड़ी किनारों पर खड़े लकड़ी के दर्शकों को संदर्भित करता है। और ऑर्केस्ट्रा शब्द ग्रीक शब्द से उठा हुआ मंच और दर्शकों के बीच मंच के लिए लिया गया है, जिस पर कोर्स बैठता है। थेस्पिस जिन्होंने एक थिएटर भवन का अधिग्रहण किया, जहां उनके नाटक को पृष्ठभूमि में एक पत्थर के मंदिर के साथ पत्थर की स्थायी गोलाकार नृत्य मैदान में प्रदर्शित किया गया। उन दिनों नाटक का मंचन था वो दिन में किया जाता था। अभिनेता ने बहुत कम या बिना मेकअप के पहना था। कोई अभिनेता ने मास्क और चमड़े के जूते जो होते थे वो पूरे पहने होते थे। 484 ईसा पूर्व तक एथियन नाटक प्रतियोगिता में डेथरैम की एक नई और एक व्यंग्य नाटक शामिल था। उनकी प्रस्तुति की शैली नाटकीय के बजाय समूह थी। लगभग 484 ईसा पूर्व एथेनियन थिएटर के दृश्य में एस्क्लिस नाम का एक नाटककार दिखाई दिया। उन्होंने रंगमंच की सामग्री और दृश्यों की शुरुआत की और कोरस को 50 से घटाकर उसने 12 कर दिया। 472 ईसा पूर्व में लिखा गया एशोक्लिस का पारसी अस्तित्व से पहला नाटक है। उनका सर्वोच्च कार्य द ऑरेस्टिया था, जो ग्रीक युद्ध नायक आगामेम्नोन की कथा बताता है, जिसकी हत्या उसकी पत्नी ने की थी और उसके बच्चे ओरेस्टस और इलेक्ट्रा द्वारा न्याय की खोज की गई थी। ये अदैतिक मानवीय गर्व, अहंकार, अभिमान की त्रासदी के बारे में था। एस्क्लिस को ट्रेजेडी का जनक भी कहा जाता है। एस्क्लिस के 92 नाटकों में से केवल 7 ही हमारे पास हैं। सैकड़े बिखरे हुए टुकड़े और टिप्पणियां कुछ विषयों की एक झलक प्रदान करती हैं जिनका उन्हें इलाज किया। वो सुरमय के स्वामी थे। उनके चरित्र रंगीन जीव हैं, उनमें से कई अलौकिक बर्बर और उनकी वाणी अलंकृत है। वो अपनी अंतिम 2 ट्रेजडियों में ईश्वर के नाटक से मनुष्य के नाटक की ओर मुड़ गया, जिसमें एक आगमन 468 ईसा पूर्व में सोफोक्लिस द्वारा त्रासदी प्रतियोगिता में एशोक्लिस को पराजित किया गया। फिर आता है उसके बाद सोफोक्लिस नाटक में योगदान अभिनेताओं के अतिरिक्त था और मनुष्य और देवताओं के बीच
के बजाय मनुष्यों के बीच नाटक पर जोर था। वो एक अच्छा शिल्पकार था। उन्होंने 20 प्रतियोगिताएं जीती। उन्होंने प्रयोग किया, वो भिन्न शैलियों की कोशिश की और पूर्णता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने प्रत्येक कथानायक के लिए केवल एक नाटक का उपयोग किया। हर तरह से छोटे रूप ने अधिक नाटकीय संभावनाएं पेश की। उनकी रचनाएं अपने समय की वास्तुकला और मूर्तिकला के साथ एक मजबूत समानता रखती है, जो छोटे मंदिरों और देवताओं की मूर्तियों का पक्ष लेती है, जो अच्छी तरह से निर्मित मनुष्यों से बहुत बड़ी नहीं है। सोफोक्लिस पहले लेखक हैं जिन्होंने अपनी त्रासदियों में कुछ हास्य विवरणों का उपयोग किया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल विपरीतता और विविधता की इच्छा से प्रेरित हो सकती है। वो दुखद रहस्य और दुखद विडंबना के उपकरण का स्वामी है, जिसमें ओडिपस द किंग उनका एक सर्वोच्च उदाहरण है। उनका ओडिपस एंटीगनी उनके प्रसिद्ध नाटकों में से नाटक है। एक अन्य समकालीन यूनानी नाटक यूरोपिडीज। उनके नाटक वास्तविक वास्तविक लोगों के बारे में थे। उन्होंने किसानों को राजकुमारों को साथ रखा और उनकी भावनाओं को सम्मान महत्व। उन्होंने युद्ध की वास्तविकता को दिखाया, धर्म की आलोचना की और समाज की भूली हुई महिलाओं, दासों और बूढ़ों को चित्रित किया। यूरिपिडिस को प्रस्तावना के नाटकीय रूप में जोड़ने का श्रेय दिया जाता है, जिसने नाटक की शुरुआत में मंच तैयार किया। क्लासिक चरण की सबसे सशक्त यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना ट्रोजन वुमन, मीडिया, हिप्लोटस, माइक्लो और ओलिकस्टस यूरिपिडिस के प्रसिद्ध नाटक हैं। ट्रेजेडी एथेनियन थिएटर का एकमात्र उत्पाद नहीं, बल्कि उसमें समय कॉमेडी भी बनती थी। ग्रीक कॉमेडी की दो अवधियां थी, क्राइटिनस और अरिस्टोफेनेक्स द्वारा प्रस्तुत पुरानी कॉमेडी और न्यू कॉमेडी, जिसका मुख्य प्रतिपादक मैनेंडर था। एथेनियन त्योहारों में अरिस्टोफेनेस नाटक रचनाएं प्रस्तुत की गई। उन्होंने 3 अभिनेताओं का इस्तेमाल किया, एक कोर्स जो गाया गया, नृत्य किया गया, कभी कभी संवाद में भाग लिया गया। उनके पहले 2 हास्य द बैक वेटर्स और द बेबीलोनियन हो गए थे, लेकिन यहाँ ज्ञात है कि हम वो नई शिक्षा और एक राजनीतिक व्यंग पर व्यंग थे। उनकी अन्य कॉमेडी में द वाइस्पस ऑन डिप्रेशन ऑफ द एथिस पीस, एक साम्राज्यवाद विरोधी कॉमेडी, द फंगस एंड प्लूटस प्लूटस शामिल है। अर्थुफेंस की शैली में पाए जाने वाले प्रसिद्ध पात्रों के खुले व्यंग, सम्यकता और नुकीले व्यंग का उपयोग गलत पहचान, विडंबनापूर्ण स्थितियां, सामान्य पात्रों और बुद्धि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। न्यू कॉमेडी में मैनेंडर अधिक महत्वपूर्ण नाम है। उनका मुख्य योगदान एक कॉमेडी मॉडल बनाना था, जिसने बाद की कॉमेडी को बहुत प्रभावित किया। उनके किरदार सेलिब्रिटीज नहीं थे, बल्कि आम लोग थे। कोर्स आधुनिक कोर्स गायकों और नृत्यकों से मिलता जुलता था, जो कृतकों के बीच पिलर्स प्रदान करते थे। उन्होंने शराबी दर्शकों के सदस्यों के रूप में भी चरित्र किया गया था। उनके किरदार क्लासिक कॉमेडी आर्कटाइप्स थे। गलत पहचान, रोमांस और स्थितिजनक हास्य पर जोर बात की कॉमेडी के लिए रोमन से लेकर शेक्सपियर तक, ब्रॉडवे तक का मॉडल बन गए। उनकी प्रतिभा उनकी त्रुटियों की कॉमेडी द गर्ल्स फ्रॉम स्मूथ में देखी गई। ग्लिसरा का बाल काटना और पंचार। मैनेटर के काम में प्लॉटर्स और टेरेस की लेटन कॉमेडी में पुनर्जन्म किया गया। नाटक का विकास। कैसनर लिखते हैं, पीपल्स एक भी मानवीय आवेग नैतिक या अन्यथा नहीं है, जिसे मंच के विकास से जोड़ा नहीं जा सकता। नाटक के उस्ताद जीवन की संतान है। प्रथम नाटककार वास्तव में एक खिलाड़ी और एक जादू टोना करने वाले के रूप में शुरू हुआ था। ग्रीस से रंगमंच को रोम तक पहुंचाया गया।
चौथी शताब्दी में रोम के पतन के साथ थिएटर वस्तुतः गायब हो गया। इंग्लैंड में नाटक 10वीं सदी तक शुरू नहीं होता। मध्ययुगीन रंगमंच भी धार्मिक सेवाओं से विकसित हुआ। ये चर्चा की रचना थी। इस प्रकार ये कहना सही है कि नाटक का पालना वेदी पर टिका हुआ था। पादरियों को अज्ञानी जनता को धर्म के सैद्धांतिक सत्य को पढ़ाने और समझने का कोई तरीका खोजने के लिए बाध्य होना पड़ा। सुषमाचार की कहानियों को जीवित चित्रों की श्रृंखला द्वारा चित्रित किया गया था, जिसमें कलाकारों ने एक मूक प्रदर्शन में कहानी का अभिनय किया था। अगले चरण में ही अभिनेता बोले और साथ ही अपने हिस्सों का अभिनय किया। इन शुरुआती नाटकों को रहस्य और चमत्कार के रूप में जाना जाता था। पहले वाली कहानियां पवित्र शास्त्र की कथा से ली गई थी, जबकि बाद वाले नाटक संतों और शहीदों के जीवन की घटनाओं से संबंधित नाटक चर्चा के बहुत ही अनुष्ठान में निहित हैं और मासी नाटकीय विकास का एक कारक था। अब आते हैं मिरेकल प्लेस, चमत्कारी नाटक पूजा पाठ से ही विकसित हुए। इसके गंभीर संस्कारों और मंत्रोच्चारणों के साथ पुजारी और मंडली के बीच बारी बारी से उन्होंने छोटे संवादों के रूप में शुरुआत की। चर्च के अंदर सबसे पहले इन संवादों को सुनाया गया, जो शीर्षक नाटकों में विकसित हुए और चर्चा के बरामदे में अभिनय किया। सबसे महत्वपूर्ण में से नॉर्मन द्वारा 12वीं BC में लिखा गया एडम का नाटक था। ये 3 भागों में था। आदम और हवा का पतन, हाबिल की मृत्यु और the death of Abel and the line of prophet announcing the advent of the Savior। की घोषणा करने वाले भविष्यवक्ताओं की पंक्ति को दर्शाता है। ये नाटक फ्रेंच में लिखा गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक नूह का था। अन्य महत्वपूर्ण नाटक नूह का था, जिसमें नूह ने आर्क को समाप्त किया। अपनी पति को सूचित किया कि आर्क में प्रवेश करने के लिए उसने भीख मांगी। इस प्रकार नाटकों को शस्त्रों के दृश्यों को प्रकट किया, मसीह के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया और क्रिसमस, ईस्टर या कार्पस क्रिस्टी जैसे पवित्र दिनों को मनाया। कुछ कस्बे या तो उनके मेलों को महत्व के कारण या उनके व्यापार मंडलों के अधिक शक्तिशाली संगठन के माध्यम से उनके चमत्कार नाटकों की प्रस्तुति के लिए विख्यात हो गए। इन चक्कर नाटकों को उन स्थानों के नाम से जाना जाता था जहां दिखाए गए थे। चेस्टर यॉर्क, कॉवेंट्री, नॉर्विच, न्यूकैसल और वेकफील्ड अपराधियों ने शक्तिशाली संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे मर्मस्पर्शी नाटकों में से एक अब्राहिम और इसकाक का है। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस नाटकों का स्थान नैतिकता और अंत श्रेष्ठन ने ले लिया। मिस्ट्री और मिरेकल नाटकों में गंभीर और हास्य तत्व आपस में गुथे हुए थे, अब वो अलग हो गए। नैतिकता गंभीर को पेश करती है और इंटरल्यूड चीजों को हल्का पक्ष। पात्रों ने कुछ गुणों का प्रतीक किया, पाप, अनुग्रह, पश्चाताप। नैतिकता रूपक से निकलती है। बाइबल के चरित्रों को अमूर्त सद्गुणों और दोषों से बदल दिया जाता है। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा देना था। यदि चमत्कार नाटकों में दृश्यों में जंगम तमाशा था, तो नैतिकता के लिए निश्चित मंच की आवश्यकता थी। नैतिकता व्यापक मुद्दों से संबंधित थी और मानव जीवन को अच्छाई और बुराई के बीच, ईश्वर और शैतान के बीच डगमगाते हुए दिखाती थी। कॉस्टल ऑफ परसेवरेंस, एवरी मैन एंड मैनकाइंड प्रसिद्ध नाटक थे। नायक बड़े पैमाने पर मानव जाति था। यदि एक और दुष्ट दूत के व्यक्ति और उसके सेवकों को 7 घातक पाप सम्मुख किया गया था, तो दूसरी ओर अच्छे दूत और दैवीय अनुग्रह थे। इस प्रकार बहस पाप, ईर्ष्या, द्वेष आदि और दया, न्याय, शांति, सत्य आदि के बीच थी। रहस्य नाटक को
को व्यक्तियों को लगभग सभी व्यक्तिगत नाम दिया गया था और नाटक वास्तविकता में निहित था। प्रदर्शनों में स्थानीय शौकीन का एक समूह शामिल था जिन्होंने अभिनय के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संघ का गठन किया था। दूसरे शब्दों में एक 15वीं शताब्दी का शौकीय नाटकीय समाज। ऊपर बताए गए नाटक तीन उन विभिन्न दिशाओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें नाटक देखता है। लगभग 1600 इसके पास चमत्कार नाटकों का अभिनय बंद हो गया, लेकिन उस समय तक नियमित नाटक स्थापित हो चुके थे। 1520 और 1578 एडी के दौरान कोई कृति नहीं बनाई गई थी। इंटरल्यूड हास्य समाज थे और हेवुड के इंटरल्यूड लोकप्रिय थे क्योंकि उनकी मौलिकता इस तथ्य में निहित है कि वो नैतिकता से बचते हैं, मनोरंजन का लक्ष्य रखते हैं। सबसे प्रसिद्ध द फोर्थ पी है, पामर क्षमा करने वाला, पैथोकरी और पेडलर। हेवर्ड की द मैरी प्ले बिटवीन द पार्टनर एंड द फेरे भी बहुत लोकप्रिय है। इस तरह के अंत संबंधों से संकेत मिलता है कि अच्छे स्वस्थ निर्देश को बहुत हास्य व्यवसाय के साथ संयोजित करने का प्रयास किया गया था। पहला जो अंग्रेजी नाटक गौरबुडुक था, जिसे सिक्विले नॉर्टन द्वारा लिखा गया था, 1562 में व्हाइट हॉल में एलिजाबेथ के सामने बजाया गया था, पेश किया गया था। इसे जब इसे प्रकाशित किया गया तो इसे पेरेकस और पोरेकस कहा गया। दुखद कहानी को 5 हिस्सों में विभाजित किया गया। नॉर्टन ने चौथा और 5वां लिखा। कार्रवाई पर्दे के पीछे होती और सैनिक की त्रासदियों की नकल में प्रत्येक अधिनियम एक कोर्स के साथ समाप्त होता था। ये कोरे पदम में लिखा गया और राष्ट्रीय इतिहास के एक प्रसंग का वर्णन किया गया। पहली नियमित अंग्रेजी कॉमेडी का निर्माण 1555 में निकोलस उडल द्वारा किया गया था और उसका शीर्षक रॉफ रोस्टर था। उडल को अंग्रेजी कॉमेडी का जनक भी कहा जाता है। नाटक ना तो तमाशा है ना ही वाद विवाद, बल्कि घटना और साजिश से भरपूर, सुव्यवस्थित और सुनियोजित कॉमेडी है। गैमर गुर्टन की सुई मिस्टर इस द्वारा लिखित दूसरी अंग्रेजी कॉमेडी है। पेशेवर खिलाड़ियों की कंपनी के गठन से वास्तव में राष्ट्रीय रंगमंच की नींव है। 1576 में शोरेडिच में पहला थिएटर बनाया गया। धीरे धीरे गुलाब, हंस, ग्लोब और फॉर्चून का निर्माण हुआ। स्टेज के प्रकार। समय बीतने के साथ नाटक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, मंच के प्रकार भी बदल गए और इस प्रकार अभिनय के विभिन्न रूपों की आवश्यकता हुई। नाटक कालवार की व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रीक और रोमन, देशी नाटक, नेटिव ड्रामा, पुनर्जागरण नाटक, एलिजाबेथ नाटक, शेक्सपियर और समकालीन, जैकबियन और कोरोबेलिन, न्यू क्लासिक अवधि या बहाली नाटक, ड्रामा इन 1s 19वीं और 20वीं सदी, ग्रीक रंगमंच। प्राचीन ग्रीस में नाटकों का मंच एम्पी थिएटर में किया जाता था, जिन्हें एक गोलाकार चिन्ह द्वारा किया जाता था। लगभग 3/4 मंच दर्शकों से घिरा हुआ था, क्योंकि एम्पी थिएटर बहुत बड़े होते थे और बड़ी संख्या में लोग आ सकते थे। अभिनेताओं को शायद ही दूर से देखा जा सकता था और इस कारण अभिनय में तेज, अपमानजनक आवाज में बोलना, मास्क और प्रतीकात्मक वेशभूषा पहनना और अभिनय करना शामिल था। बड़े इशारों में कोर्स प्राचीन नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसमें नाटक और टिप्पणी करने के साथ साथ पात्रों को चेतावनी और सलाह देने का कार्य था। मंच के दृश्य तटस्थ और एम्पी थिएटर के आसपास का वास्तविक परिचय के साथ था। दिन के उजाले में नाटक का आयोजन किया गया। प्राचीन ग्रीक नाटक धार्मिक समारोहों जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता था और इस प्रकार इसका अधिक अनुष्ठान, प्रीतात्मिक और उपदेशात्मक उद्देश्य भी था। दर्शकों में केवल स्वतंत्र पुरुष शामिल थे, दासों और महिलाओं को बाहर रखा जाता था।
द थिएटर इन एप्रोडोस, पत्थर का रंगमंच। एप्रोडोस में रंगमंच ओपन एयर यूनानी रंगमंच पर दिखता था, जिसमें एक पहाड़ी की ढलान पर दर्शकों के लिए सीटें होती थी। थिएटर की सबसे प्रमुख विशेषता कोर्स के लिए बड़ा ड्रेसिंग सर्कल या ऑर्केस्ट्रा है। दाईं ओर एक मार्ग या प्रदोई है जो कोरस और जुलूसों के लिए प्रवेश और निकास प्रदान करता है। सबसे पीछे पत्थर के दृश्य भवन के खंडर हैं, स्क्रीन जो एक मंदिर या महल का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मंच प्रस्तुतियों के लिए एक स्थायी प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्कीन 2 मंजिला पत्थर की इमारत बनाई गई, जहां मंच मशीनरी के लिए ऊपरी मंजिल या एक्सोकोनिन का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से देवताओं को मंच पर उतारा गया था। निचली कहानी के सामने एक कोलनेट या प्रोसोकिनियन था। अधिकांश अभिनय इस संरचना के सामने एक निचले मंच पर हुआ, जिसमें 3 दरवाजे थे और पंखों को पैरास्केनिया के रूप में पेश किया गया था। एपाडोरिस में रंगमंच हेलेनिस्टिक काल से संबंधित था, लेकिन उपयुक्त वास्तुशिल्प विशेषताओं में डायनासोरस का रंगमंच में भी मौजूद थी। धीरे धीरे मंच निर्माण विस्तृत होता गया। स्केन आमतौर पर आयताकार होता था और कमरों में विभाजित होता था। ग्राउंड स्टोरी की सामने की दीवार में खंभों की एक श्रृंखला थी, जिसके बीच चित्रित लकड़ी के पैनल या पिन केक लगाए गए थे। अभिनेताओं ने आमतौर पर दूसरी कहानी के स्तर पर प्रदर्शन किया, ताकि मंच लगभग 1 फुट ऊंचा और 8 से 10 फुट गहरा इमारत की पूरी लंबाई तक चले। इस चरण के पीछे दूसरी मंजिल की सामने की दीवार खड़ी थी, जो 3 दरवाजों से छेदी हुई थी और पृष्ठभूमि के रूप में काम करती थी। इस ऊपरी कालनाड के स्तंभों के बीच में पिन केक रखे जा सकते थे। अभिनेताओं और कोरस के बीच कम घुलना मिलना था। बाद में रोमन प्रभाव के तहत ग्रीक थिएटर में अन्य संशोधन हुए। मंच या अभिनय क्षेत्र कुछ फीट कम था, लेकिन गहरा था। मंच के आगे वाले भाग में अपना अभिनिवेश खो दिया, लेकिन एक अधिक सजाया हुआ प्राकृतिक मुखौटा बन गया और ऑर्केस्ट्रा अब एक नहीं था, पूरा घेरा था। बाद में ट्रेजेडी आलीशान थी और कॉमेडी असाधारण थी। ट्रेजेडी आलीशान थी और कॉमेडी असाधारण थी। अभिनेताओं को ट्रेन किया गया। भाषण, नृत्य और मूक अभिनय। नेटिव ड्रामा। मध्यकालीन नाटकों का प्रदर्शन धार्मिक उत्सवों के दौरान किया गया। उनका मंचन वैगनों पर किया गया था, जो बाजार में कहीं रुक गए थे और पूरी तरह से दर्शकों से घिरे हुए थे। अभिनय के तरीके के लिए अभिनेताओं और दर्शकों के बीच निकटता को ध्यान में रखना पड़ा। अभिनेताओं ने रोजमर्रा के अनुभवों को ध्यान में रखा। शायद ही कभी रहस्य नाटकों को बाहर के अलावा कहीं भी प्रदर्शित किया गया था और उनके लिए किसी थिएटर के निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। चर्चा स्टेशनों या स्थानों के भीतर एक साथ सेटिंग या एकाधिक सेटिंग नामक मंच प्रतिनिधित्व की विधि को ध्यान में रखते हुए थे। जब नाटकों ने रहस्य चक्रों के लिए अपनी स्थिति सौंपी, सीटों या छोटे प्लेटफॉर्मों को हवेली में विस्तृत किया गया। कभी कभी पक्षों और पीठ पर पर्दों के प्रावधान द्वारा छोटे कमरे में बनाया गया। कभी कभी चरित्र दृश्यों से सजाया गया और पठार ने अपना मूल कार्य किया। स्थिर सेट ने हवेली के दर्शकों के सामने एक घुमावदार पंक्ति में प्रस्तुत किया गया। दूसरे में हवेली को पहियों पर रखना शामिल था, ताकि वो तमाशा बन सके जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचा जा सके। अभिनेता शौकिया थे। विभिन्न संघों या कंपनियों के सदस्यों जिन्होंने कुछ समय के लिए प्रदर्शन करने के लिए अपना श्रम अलग रखा, उन्होंने आमतौर पर उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता था। स्वर्ग और नर्क को या तो क्रमश बाएं और दाएं पक्ष का या ऊपर और नीचे दर्शाया गया था। वेशभूषा न केवल भव्य थी बल्कि कल्पनाशील भी थी। एक बहुमंच पर जीवित जानवरों जैसे
के खरगोश और भेड़ के बच्चों को नियोजित किया गया था। तख्तियों का प्रयोग किया गया था। दर्शकों का ध्यान इशारों, एकालापों के वितरण और प्रभाव के कई ट्रेंडों पर केंद्रित था। अभिनेत्रियां नहीं थी, लड़कों ने महिलाओं का हिस्सा लिया। ग्राउंडलिंग से लेकर दरबारियों तक के विषम दर्शक साधारण लोग थे जो सिखाने और शिक्षित होने के इच्छुक थे। उन्होंने नाटक की अनिवार्यता की सराहना की, जीवन करुण और हास्य। रंगमंच का अगला हिस्सा। एलिजाबेथ मंच पर आमतौर पर सार्वजनिक थिएटरों में पाया जाता था, यानी नाटकों का प्रदर्शन अब बाहर नहीं किया जाता था। हालांकि ये भी ओपन एयर थिएटर था। 1580 से 1642 तक लंदन के थिएटरों ने लगभग हर रोज पुराने और नए दोनों तरह के कई नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें से हर एक शैली का मिश्रण था। थिएटर संरचना में सरल थे, ज्यादातर गोलाकार रूप में। भीतर आकाश की और खुला एक प्रांगण था जो ढकी हुई दीर्घाओं के 2 या 3 स्तरों से घिरा हुआ था। प्रांगण के एक चबूतरा बना हुआ था जिससे मंच बनता था। केंद्र में मंच के दोनों ओर 2 स्तंभों ने छत का समर्थन किया। पीछे 2 दरवाजे के बीच में अभिनेताओं के प्रवेश और निकास के लिए सेवा करते थे। बालकनी और खिड़कियों के साथ एक गैलरी द्वारा अनदेखी की गई और एक मंच था, इसलिए पिछले मंच के सामने जंगम पर्दा था। कोई पंख नहीं था, केवल प्राथमिक सम्मान थे। सामने के मंच ने अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति की। नंगे मंच पर अभिनेता प्रदर्शन सभी महत्वपूर्ण थे। पुनर्जागरण इंग्लैंड में सबसे आम मंच रूप खुला मंच था जो 3 तरफ से दर्शकों से घिरा हुआ था और दर्शकों और अभिनेताओं के बीच अभी भी निकटता थी। अवशेषी मंच को एप्रन के रूप में जाना जाता है और प्रोसिनियम आर्च के सामने खड़ा था और अधिकांश अभिनय के समायोजित करता था। नाटककारों ने अपने नाटक के नियमित रूप से लंबे भाषण लेके बयानबाजी के अलंकरणों को नियोजित किया और एसिडिस और सालिलोक्विजी का मुफ्त उपयोग किया गया। एलिजाबेथन थिएटर में 2000 लोग बैठ सकते थे और दर्शक विषम थे। अवधि के नाटक आमतौर पर विभिन्न विषयों और तरीकों को जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना संभव हो उतना व्यापक दर्शकों के लिए अपील करने का प्रयास किया। एप्रन को काट दिया गया था और अंततः 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद पूरी तरह से त्याग दिया गया था। एक बार अभिनेता ने सेटिंग के भीतर दृश्यों के करीब हिला, जिससे कि प्रथागत हो गया था। वो असमान रूप से लंबा था और चित्रित दृश्य झूठे लग रहे थे। मंच का भ्रम बिगड़ गया था। रेस्टोरेशन स्टेज। शताब्दी और 18वीं शताब्दी 17वीं और 18वीं शताब्दी के थिएटरों की तुलना में काफी छोटे थे। एलिजाबेथन थिएटर की तुलना में काफी छोटे थे और प्रकाश व्यवस्था के साथ बंद कमरे में प्रदर्शन हुए। दर्शकों को पूरी तरह से रोशनी वाले कमरे में बिठाया गया था। मंच को एक सजावटी फ्रेम द्वारा बंद कर दिया गया था। इस प्रकार दर्शकों को और अभिनेताओं के बीच की दूरी बढ़ गई थी। दर्शकों के सामने मंच पर कोई पर्दा नहीं था और दृश्य में बदलाव करना था। नाटकों ने दृश्य, पात्रों और भाषा पदार्थ के विषयों की एक आदर्श आध्यात्मिक शैलीबद्ध छवि प्रस्तुत की। 17वीं और 18वीं शताब्दी के पेटेंट थिएटरों और लघु नाटकशालाओं का उदय नाटक की एक महत्वपूर्ण चाल है। जैसे जैसे पुराने बंदे कुलीन समाज का विघटन शुरू हुआ और मध्य वर्ग ने प्ले हाउस में प्रवेश करना शुरू किया, प्ले हाउस ने अपनी परंपरा स्थापित की जो 19वीं शताब्दी और यहाँ तक कि आज तक चली आ रही है। निकोल लिखते हैं, मनोरंजन की 4 लोकप्रिय प्रजातियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: ऑपरेटिव, शानदार, टेरिस्टोरियन और मिमिक। पुरुषों और महिलाओं को शो पसंद आया, संगीत ने उन्हें अपील की और नृत्य की सराहना की गई। जॉन गे द्वारा आविष्कृत बैलाड ओपेरा ने प्रदर्शित किया गया संवाद असाधारण और व्यंग के क्षेत्र में है। फिर आते हैं प्रोसिनियम स्टेज। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मंच पर प्रोसिनियम या पिक्चर फ्रेम स्टेज कहा जाता है,
क्योंकि इसे इस तरह से आकार दिया जाता है कि दर्शक नाटक को देखते हैं क्योंकि ये एक तस्वीर को देखता है। रैप स्पष्ट रूप से अभिनेताओं और दर्शकों के अलावा दर्शकों को अलग करता है और पर्दा इस विभाजन को रेखांकित करता है, जबकि प्रदर्शन के दौरान मंच को रोशन किया जाता है। सभागार में अंधेरा रहता है, जो दर्शकों को एक गुमनाम भीड़ में बदल दिया जाता है। क्योंकि दर्शक परेशान नहीं होते और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए बनाना आसान हो गया। नाटकों में वास्तविक जीवन का हम दृश्य विस्तृत और जीवन के लिए सच है। नई तकनीकों के कारण अधिक विस्तृत स्टेज प्रॉप्स, लाइटिंग और साउंड सिस्टम संभव है। कई चरण के एक साथ काम कर रहे हैं। नाटक महज नाटक नहीं है, बल्कि चलचित्र की तरह चलता है। जैसा कि ये कहानी की दुनिया का भ्रम पैदा करता है, जैसे कि ये वास्तविक जीवन में हो सकता है। वर्तमान युग में पारंपरिक मंच मंच या आधुनिक नुक्कड़ नाटक के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मंचों की एक विस्तृत श्रृंखला है। बीतते समय के साथ नाटकीय शक्ति बढ़ गई, कलात्मक परिष्कृत हुई और परिस्थितियां धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक हो गई। इस इकाई के अंत में हम इसे परिचित करते हैं। रंगमंच की भूमिका, रंगमंच का महत्व, व्यायाम। विस्तृत बोल्टन का बयान है कि एक सच्चा नाटक व्यायामी होता है। इस तथ्य को स्पष्ट हमारे पास यूनानी रंगमंच, ब्रिटिश नाटक का विकास, ट्रेजेडी और कॉमेडी की उत्पत्ति। मंच का विकास, नाटक के विकास मानभूत होते हैं कैसे। तो तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ड्रामा और थिएटर। इंट्रोडक्शन थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को एक वर्ड का अर्थ बता दोगे आप? पूछिए। जिटिरम्बी का मतलब क्या होता है जो आपने यूज किया था? किसका? जिटिरम्बी, जो ग्रीक में आपने यूज किया था, जिटिरम्बी। जैसे रंबी। वेट। उसका स्पेलिंग है DITHYRAMB। जिटिरम्ब या जिटिरम्बी। सर एक क्वेश्चन पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड। हेलो अमित जी, 1 मिनट के लिए इंतजार करें।
रणदीप सर, रणदीप सर अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका माइक बंद है। प्रिय विद्यार्थी, अभी आप इंतजार करें, उनसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। हाँ जी, आपने क्या से बोले थे आपने? हेलो। हाँ जी, जी, दोबारा बोलिए। हाँ जी, आप स्पेलिंग दोबारा बोलना, आपने जो आपने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था। सर मैंने उसमें बॉक्स में लिख दिया, चैट बॉक्स में। ओके। चैट बॉक्स।
किरणदीप सर अब उपलब्ध है ना वो जो डेथ रैम्बिक आपने पूछा था ना मुझसे। जी जी, जो बच्चे अभिषेक आपका प्रश्न था। जी सर जी। जी आप कर लीजिए, चर्चा करिए सबसे। हाँ जी, जो डेथ रैबिक के बारे में आपने पूछा था ना। जी सर। 2 मिनट वेट करिए, है ना, क्योंकि तो कुछ शब्द ग्रीक के ऐसे भी हैं जो मतलब उनका बाद में वो चेंज हुए हैं, है ना। जैसे कई शब्द हमने जैसे थिएटर की बात की थी कि ये शब्द कहाँ से आया, थिएट्रोन से निकला ना। ऐसे ही शब्द हैं कि कुछ शब्द हमें भी मतलब सर्च करना पड़ता है कि कहाँ से निकला है ना ये शब्द, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो हमारी ये भाषा नहीं है ना। जी सर जी सर। तो डेथ रैम्पिक नृत्यों से जुड़े हुए शब्द विस्तृत हो गए। हाँ, जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रीक थिएटर में थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर थोड़ा सा आपको पता चले, है ना। ग्रीस में 600 ईसा पूर्व तक सबसे प्रमुख शहर राज्य एथिस था। यहीं पर डायनासोरस के संस्कार रंगमंच के में विकसित हुआ। लगभग 600 बीसी में एरियन ऑफ मेहत्राना ने डेथरम के लिए औपचारिक गीत लिखे। ये क्या था, डेथरम जैसे मतलब डायनासोरस जो था ना, डायनासोरस में जो उसके जो रिचुअल था उसको रिप्रेजेंट करता था ये शब्द, है ना। तो बाद में उसके लिए गीत लिखे गए थे ये वाले। बाद में थेस्पिस ऑफ द एटिका ने एक अभिनेता को जोड़ा जिसने कोर्स के साथ बातचीत की। इस अभिनेता को नायक कहा जाता था, जिसका अर्थ है नाटक का मुख्य पात्र। जब थेस्पियस कोर्स के निर्देशक उसका चेहरा सफेद सीमा से सना हुआ था, शायद मृत देवता के अनुकरण में एक मेज पर खड़ा था और कोर्स के नेता को संबोधित किया। ग्रीस में संवाद का जन्म हुआ, मतलब शब्दों का जन्म हुआ था वो, है ना। अपने प्रेरित कदम के साथ थेस्पिस ने क्लासिक अभिनेता को नर्तक से अलग भी बनाया। उनकी मेज एक मंच की पहली अभ्यास थी जो आदिम नृत्य मंडली से अलग थी। समय के साथ एक दूसरे वक्ता को पेश किया गया और एक कला से दूसरी कला में चला गया। धीरे धीरे दैत्यराम ने नेता पूर्वजों और स्थानीय नायकों की कई कहानियों से लिए गए अन्य संबंधित विवरणों को शामिल कर सकते थे, जिन्होंने कवियों द्वारा सुनाया जा रहा था। डेथरैम्बिक नृत्यों से जुड़ा शब्द विस्तृत हो गया। समझ रहे हैं ना आप। डेथरैम्बिक नृत्यों से जुड़े हुए शब्द विस्तृत हो गए और नाटकीय कथानक पेश किया गया। तो ये शब्द धीरे धीरे खत्म हो गए। 534 ईसा पूर्व में एथेंस के शासक इसका एक मिनट, एथेंस के शासक पिस्ट्रेटिस ने नाटक प्रतियोगिताओं की स्थापना की। ये प्रतियोगिताएं लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम बन गई। ऑक्रेन नामक एक सरकारी प्राधिकरण ने प्रतियोगिताओं को चुना और कॉर्गस धनी के साथ उन्होंने उनका इनाम वगैरह रखा गया। थिएटर का निर्माण किया गया था। एथेंस में डेल्फी का रंगमंच, एटिक रंगमंच और डायनासोरस का रंगमंच। वास्तव में जैसे अब थिएटर की शुरुआत है ना, थिएटर शब्द कहाँ से आया? थिएटर शब्द थ्यूट्रॉन से निकला। थ्यूट्रॉन जो पहाड़ी किनारों पर खड़े लकड़ी के दर्शकों को संदर्भित संदर्भित करता था। ऑर्केस्ट्रा शब्द ग्रीक शब्द से उठा हुआ मंच और दर्शकों के बीच मंच के लिए लिया गया था, जिस पर कोर्स स्थित था। थेस्पियस, जिन्होंने एक थिएटर भवन का अधिग्रहण किया जहां उनके नाटक को पृष्ठभूमि में एक पत्थर के मंदिर के साथ एक स्थायी गोलाकार नृत्य मैदान में प्रदर्शित किया गया था। उन दिनों नाटक का मंचन दिन के समय किया जाता था। अभिनेताओं ने बहुत कम
बिना मेकअप किया हुआ था, कोई मतलब ऐसा दृश्य नहीं था। अभिनेताओं के ने मास्क और चमड़े के बड़े बड़े शूज पहनते थे। 484 ईसा पूर्व तक एथेनियन नाटक प्रतियोगिताओं में डेथ रैम्स की एक नई और व्यंग नाटक शामिल हुआ था, है ना। तो ये क्या है कि ये डेथ रैम्बिक जो शब्द आ रहा है हमें बार बार आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से ये उनकी फोक से लिया गया हुआ शब्द है ना, जो धीरे धीरे उनकी प्रतियोगिताओं में शामिल हो गया, उनके ऊपर गीत लिखे गए, है ना। बाकी फिर भी इस शब्द का मैं थोड़ा सा और मतलब इसके बारे में और पता करूंगा। मैं इसके बारे में आपको कल और एक्सप्लेन में बताऊंगा कि इसका शब्द का एक्चुअल में क्या मीनिंग है और इसका क्या कहाँ से रूट से क्या संबंध है ना इसका, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी। तो सिंपल भाषा में मैं आपको मतलब और बताऊं कि ये नाटक जो है ड्रामा और रंगमंच। ड्रामा एक बिल्कुल ही जो हमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे नाटक हो गया, गीत हो गया या कुछ भी हो गया, जो टेक्स्ट लिखा गया है वो हमारे लिए ड्रामा है। जब वो दर्शकों को सामने पेश किया जाता है तो वो एक रंगमंच कहलाता है, थिएटर कहलाता है। थिएटर के एलिमेंट हैं, एक्टर है, ऑडियंस है, लाइट है, म्यूजिक है, ये उसके एलिमेंट है। जब वो ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो एक थिएटर बनता है। अब ग्रीक की जो मैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग के वो नाटक की उत्पत्ति कैसी होती है, वो उनके जो भी धार्मिक रिचुअल हैं उनसे नाटक की शुरुआत होती है। ये ग्रीक का जो है उनके अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ और है। जैसे आपने देखा होगा कि नाट्य शास्त्र है हमारे पास। नाट्य शास्त्र में हमारी जो उत्पत्ति होती है वो नाटक की जो शुरुआत होती है वो होती है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से, है ना। तो इन चारों से अलग अलग चीजें ली गई हैं, फिर एक नाट्य शास्त्र की, है ना, रचना की गई है, फिर उसको खेला गया है ना। ऐसे ही ये हमारे इधर जो नाटक जो किए जाते हैं वो, है ना, उनका जो एंड होता है वो सुखांत होता है, खुशी वाला होता है। और जो ग्रीक का जो रंगमंच है वो ट्रेजेडी वाला है, दुखांत का है ना। अगर हमें आज से 10 साल पहले, आज जैसे आज तो चलो मीडिया आ चुका है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो चुकी हैं, हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो इस आज से 10 साल पहले अगर हम कोई ऐसी फिल्में भी आती थी, ऐसे नाटक भी होते थे जिनका एंड ट्रेजेडी है, तो ज्यादा सक्सेस नहीं होती थी वो फिल्में, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी थी, जो लोगों का जो देखने का नजरिया था वो ये था कि उसका हैप्पी एंडिंग दर्शक ढूंढते थे, है ना। तो ऐसे ही जो उधर के दर्शक हैं, ग्रीक के दर्शक हैं, वो जो एंडिंग है वो ट्रेजेडी वाली ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है इडिपस प्ले की। इडिपस प्ले एक ऐसा प्ले है जैसे कि सिचुएशन ऑडियंस को पता है कि अब आगे होने वाला क्या है। जब वो नाटक होते थे एक ग्रीक थिएटर में होते थे तो एक बड़े मंच पर होते थे, लोगों को पहले पता चल जाता था, जैसे कि सीन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। लेकिन फिर भी लोग नाटक देखते थे, उसके साथ जुड़ते थे, है ना, उसके साथ मतलब अपने आप को उस फ्लो में लेकर जाते थे। और ऐसी मतलब आंखों में आंसू आते थे उनके, है ना, रोते थे। कहानियां सबको पता थी, है ना, ये उनकी मैथोलॉजी, है ना, वाले नाटक थे। ठीक है, ऐसे ऐसी और भी नाटक थे जो मतलब लोगों को पहले उनके बारे में पता होता था कि इस कहानी में ये होगा, और लोग देखते थे। लेकिन उनके जो देखने जो अभिनेता जो करते थे नाटक, वो इतने दूर होते थे तो उनको मास्क की जरूरत पड़ती थी, है ना। बड़े बड़े मास्क होते थे, बड़े बड़े जेस्चर होते थे, है ना। तो इस तरह से नाटक का प्रदर्शन होता था उसमें। ठीक है जी। फिर शेक्सपियर थिएटर भी आता है हमारे पास, जैसे एलिजाबेथ थिएटर भी कहा जाता है ना उसे। तो अगर आपने शिमला में देखा होगा गेटी थिएटर, अगर मौका लगे आप शिमला में जाओ, गेटी थिएटर वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ग्लोब थिएटर की, है ना, शेक्सपियरियन थिएटर की। तो आप उसको देखना कि उसके ऑडियंस के बैठने का तरीका कैसे कैसे है ना। प्रॉपर गोलाकार का है, स्टेज बड़ी है, वहां पे माइक की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो वहां पे जो पेंटिंग भी की हुई है वो मतलब उससे साउंड टकरा के वापस आती है
है ना, जो अगर आप देखोगे थोड़ी सी नक्काशी जो उस पर दीवारों पे की हुई है ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पे। अगर कोई भी मतलब चीज भी थोड़ी सी गिर जाएगी हाथ से तो वो साउंड सुनेगा, है ना। तो वहां पे सामने नाटक होते थे बैठकर। अगर आपने सनी देओल की मूवी गदर देखी हो, गदर में वो उसका गाना ना, वो गेटी थिएटर ही है, जहाँ से वो निकलता है, अभी मैं निकला गड्डी लेकर, है ना, वो गेटी थिएटर तो एक अच्छी एग्जांपल है, आने शेक्सपियर की हमारे देश में वो बना हुआ है। ओपन एयर थिएटर है जो बिल्कुल ही ओपन में होता है ना। तो प्रसीनियम प्रसीनियम थिएटर बिल्कुल ही अलग है, कि जैसे आप एक टीवी की तरह आर्क देखते हो, टीवी की तरह, है ना। तो ये दर्शकों को और अभिनेता के बीच में इतना फर्क है कि जैसे आप किसी के घर में देख रहे हो, झांक रहे हो, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था नाटक की, मतलब नाटक और रंगमंच, जिसका हमें उद्देश्य, परिचय, नाटक का विकास, स्टेज के प्रकार, है ना। अपने क्वेश्चन के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे यूनानी रंगमंच, ब्रिटिश नाटक का विकास, ट्रेजेडी और कॉमेडी की उत्पत्ति, मंच का विकास, है ना, रहस्य, नैतिकता, कोरस, तिथिराम, रंगमंच, एप्रन। आप कुछ पढ़ सकते हैं, ट्रू प्ले इज द थ्री डिमेंशनल, है ना, राइट, ग्रीक थिएटर, origin of tragedy and comedy, development of stage and proportion to the growth of drama। ये हमारा यूनिट 1 का था, ड्रामा, रंगमंच और ड्रामा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो? सर मेरा इस कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट में जैसा कोर्स कंप्लीट करके इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, मतलब ये मूवी या थिएटर में काम करने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो बेसिकली थ्योरी है, ठीक है। तो थ्योरी को आप जितना पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि है ना। बाकी तो अगर आप कहीं पे थिएटर कर रहे हो, है ना, अगर आप प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा, तो अब अगर आपने मूवीज में जाना है या नाटक करना है, वो प्रैक्टिकल वर्क ही ज्यादा काम आएगा आपके, है ना। तो ये सर क्या, अगर हम मतलब ये क्या हमारी एक स्टडी है कि अगर आपने हम थिएटर के बारे में आपको जानना है कि हमें आपको पता होना चाहिए ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, ये कहाँ से निकला है। अब ये क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है ना, जो ग्रीक थिएटर का जो लिखा हुआ है। अब इंडियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग से लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट है जो हमें मिलता है ना।
अगर आपने हम आगे आगे भी शायद हमारे सिलेबस में होगा, जहाँ आपके टॉपिक में होगा कि वो एक्सरसाइज हैं, जैसे ना कुछ गेम्स हैं थिएटर की, वो कोई और टीचर शायद लेंगे, वो कर सकते हो आप, है ना, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने एक्टर बनना है, जहाँ आपने ड्रामा करना है या फिल्म में जाना है ना, तो अगर नहीं मतलब आप यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स तो आपको मिल जाएगा, है ना। आपने कहीं पे स्टडी में जाना है, आगे एकेडमिक में जाना है, तो इसका बेनिफिट जरूर होगा, है ना। और बाकी जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा ड्रामा, हमारे नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, अभी ये टेक्स्ट में कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि नाटक की जो उत्पत्ति है वो हमारी जंगलों से हुई है, जब हम आदि मानव थे, है ना। आदि मानव कैसे थे कि जब हम समझना शुरू किया कि जब हम शिकार पे जाते थे, शुरू में शिकार पे जाते थे, तो क्या होता था कि हम चल रहे हैं, कोई इमोशन नहीं था उस वक्त हमारे पास, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे शिकार किया, मान लो किसी की डेथ हो गई, उसमें किसी ने है ना, कोई मर गया, उस एक बच गया, वो आग, जब अपन कबीलों में बैठते थे जंगल में ना, रात को आग लगाते थे, शिकार पकाते थे, तो एक दूसरे की नकल करते थे वो। तो यहाँ से भी थिएटर की शुरुआत मानी जा सकती है ना, कि तब भी हम जब नकल करना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगना स्टार्ट किया, रोज वो आस पास बैठते थे, है ना, मांस को भूनते थे, और शाम को आकर वो सब एक दूसरे के बारे में बताते थे, जब शब्द नहीं थे, है ना। धीरे धीरे शब्द आने शुरू हुए हमारे पास, है ना, धीरे धीरे वो ड्रामा का ही रूप आगे आगे बढ़ता गया। तो अगर अच्छा, आप ये तो जैसे जी जी सर, ये तो यूट्यूब में जैसे देखे हैं, यूट्यूब में इस डीटीएच कोर्स के लिए वर्कशॉप भी बताया गया है वीडियो में। जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर सर हैं गोविंद राज भारद्वाज सर, उनके द्वारा कुछ वर्कशॉप किया गया है, हाँ जी हाँ जी। तो वो भी हमें करवाया जाएगा सर। ये सर आपको ना जरा अच्छे से बता सकते हैं अपना तेजपाल सर, है ना, वो एक्सप्लेन कर देंगे। मैं उनसे पूछ कर आपको आपको बता दूंगा जी। जो आप पूछ रहे हैं ना, जैसे भी वर्कशॉप आप पूछ रहे हैं ना, भी वर्कशॉप होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ ना। यस सर। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि वर्कशॉप यहाँ पे इग्नू में होगी या नहीं होगी ना, ये पूछ रहे हैं ना आप। हम्म। फिजिकली वर्कशॉप है ना, एक तो हमारा ये चल रहा ऑनलाइन, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो थिएटर है, जो एक्टिंग है, वो तो प्रैक्टिकली है, राइट। थ्योरी हम हम्म। एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से भी, चलो ठीक है, ये थ्योरी है, हम, है ना, ग्रीक से आए हैं, या अपना ग्रीक से ये माना जाता है कि ग्रीक थिएटर की उत्पत्ति यहाँ से हुई है ना, कुछ शब्द हमारे ग्रीक से लिए गए हैं, है ना। अगर आप फिजिकली या प्रैक्टिकली वर्क चाहते हैं उसके लिए, तो फिर शायद इग्नू में रखा होगा। मैं आपको ये सारा पूछ के बता दूंगा सर से, है ना। हाँ, क्योंकि यूट्यूब में 3-4 वीडियो ऐसा देखा है मैंने हाँ कि जी सर वर्कशॉप करवा रहे हैं इसका। हाँ जी। हाँ, तो हाँ, बस वर्कशॉप। वही कंफर्म करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जो हम लोगों ने आप लोगों को एक इनविटेशन भेजा था, उस इनविटेशन में प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी मैंने पहले से ही डाल दिया था। ये दिल्ली में आप लोग की वर्कशॉप होनी है पूरी, और उसकी डिटेल ऑलरेडी हमने डाली हुई है आपको, अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे। फिर भी अगर आपको आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं कि ये कब से सारा कार्यक्रम है आपका। आप लोग को दिल्ली में शायद इनवाइट किया हुआ है। सर, तो ऐसा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि ये जो अभी हम लोग का हाल ही में व्हाट्सएप ग्रुप जो अगर उसमें कोई अगर इनविटेशन ना आ जाए तो शायद नहीं हम लोग को देखिए, मिल जाएगा। अमित मैं बताता हूँ, मैं आपको, मैं रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आप किसी यस और सर। रीजन के होंगे। कौन सा रीजनल सेंटर है आपका? मेरा सर आरसी देवघर है सर। हाँ, देवघर है। तो मैंने जो मेल, जो आरसी चंडीगढ़ की तरफ से आप लोग को मेल आई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जानकारी है सारी की सारी। अगर फिर भी आप लोग को जानकारी नहीं मिली तो रीजनल सेंटर चंडीगढ़ की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, वहाँ पे जानकारी है। मैं अभी भी आपको लिंक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 19 तारीख से आपकी वर्कशॉप है, 19 से 28 जून तक, अच्छा। ठीक है। वो कंपलसरी कंपोनेंट है, उसके बगैर डिप्लोमा पूरा नहीं होगा, ये सभी ध्यान रखेंगे। हाँ सर, तो अगर इंडिविजुअली अगर आप वो प्रोवाइड करवा पाए लिंक तो सर। मैं लिंक नहीं है वो, आपको वहां पे व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर साहब से जो इनका भी आप ले रहे थे, राजू जी का,
आप उनसे अगर वो ग्रुप में है तो वहां पे आप बात कर सकते हैं उनसे। अच्छा, हाँ, तो ये सर अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, उसमें पूरी डिटेल है जिसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना भाई कैसे ये सारा कुछ क्या उसमें करना है आप लोगों ने। तो सर ये आरसी चंडीगढ़ वाला वेबसाइट खोलने पे मिल जाएगा ना? मैंने अभी लिंक डाल दिया बेटा, आप लिंक से देख लो। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको। आरसी की वेबसाइट, आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए। सर, ये मुझे एक डाउट था। एक ये जो वर्कशॉप का आपने इनविटेशन भेजा है, क्या ये डिप्लोमा कोर्स के लिए कंपलसरी है? हाँ, ये कंपलसरी कंपोनेंट है भाई। सो लाइक वो दिल्ली में ही अटेंड करना पड़ेगा हमें आगे? जी 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 जी। अच्छा। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव है। एनरोल करते वक्त मेरे को लाइक अभी मैं वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा था, पोर्टल पे लॉगिन कर रहा था, तो उसके लिए वो मेरे से कुछ कंट्रोल नंबर मांग रहा है एंड स्टूडेंट आईडी के लिए, और वो कंट्रोल नंबर मैंने जितना भी अपना चेक किया कहीं पर आई हैवंट रिसीव्ड एनी कंट्रोल नंबर। नहीं, इसके लिए आप अपने अपने जो रीजनल सेंटर है, आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है सर। हाँ। मैं तो अगर जैसे मैं आरसी चंडीगढ़ अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पर नहीं नहीं नहीं, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? मेरा आरसी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या नहीं मिला है, ये बताइए, आपको क्या नहीं मिला है आपको? सर मैं जैसे स्टूडेंट आईडी जो चाहिए था वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा था मैं। हाँ हाँ। तो जो आप ऑनलाइन पोर्टल है, स्टूडेंट सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट है आप? सर मैं डिप्लोमा कोर्स में एनरोल्ड हूँ। नहीं, ऑनलाइन है ना आपका, ऑनलाइन कोर्स है ना आपका? सर अब मेरे को ऐसे तो ध्यान नहीं है, शायद से ऑनलाइन ही होगा। डीटीएच ऑनलाइन होता है? चलिए, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के ऊपर आप अपनी मेल डाल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आरसी चंडीगढ़ @igno.ac.in। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी हम लोग का स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्टडी मटेरियल देखिए, रीजनल सेंटर का ये दिल्ली से आएगा, और जो जब तक आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तब तक आप ई ज्ञान कोश से आपका डिजिटल फॉर्म में जो अवेलेबल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आएगा, आपको बाय पोस्ट आएगा। यस सर। वो दिल्ली के माध्यम से ही आता है। इसमें जो रीजनल सेंटर का रोल होता है, जो रीजनल सेंटर आपका कंसर्न या हेडक्वार्टर के द्वारा सीधा डायरेक्ट भेजा जाता है। ओके। और कोई वैसा पर्सन हो जो अपने आप एकेडमिक काउंसलर से पूछना चाहते हैं, नहीं तो फिर आज की जो कक्षा है उसको समापन की तरफ लेके जाते हैं। हेलो जी जी। सर, मैं पुनीत शर्मा बात कर रहा हूँ। सर मैंने दिल्ली से डीटीएच डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है ये, लेकिन मुझे ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो वीकेंड में होंगी या फिर वीकडेज में भी हो सकती हैं। हेलो हेलो ये हाँ पुनीत, ये आपको ना अभी सर बोल रहे थे ना तेजपाल सर, तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। अभी सर लगता है शायद ऑफलाइन है, मुझे लगता है। ओके। जी जी। एक्चुअली हमारे जो सर उसमें शो कर रहे हैं वो है भारद्वाज सर। अच्छा जी। अच्छा। तो अभी भारद्वाज
जी जी। तो अभी तक हमें किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं मिली है, मतलब कंफर्मेशन नहीं मिली है कि हमें हमारा स्टडी मटेरियल कब तक आएगा, या फिर हमारी क्लासेस किस तरीके से होंगी और कौन से मंथ में होंगी, जी सो जी दैट जी। हम कंफर्म कर पाए कि हमारा कहीं सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस होंगी या फिर वो वीकडेज में भी हो सकती हैं। तो आप ऐसा काम करिए, आप एक ऐसा करिए ना, आप मैसेज कर दीजिए उसमें, जो अपना ग्रुप है ना, जी। ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ताकि उनको पता चल जाएगा, है ना। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जान को पर्सनल कॉल करके पूछ लीजिएगा, है ना। ओके। जी जी। बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या कुछ? नहीं कोई क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, ठीक। जी। सर ये एक्चुअली जो लिंक आपने अभी शेयर किया है, इसमें लिखा है 19 से 28 तक रेगुलर क्लासेस हैं और 28 को एग्ज़ाम भी हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें लिखा है कि प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स 28 जून 2023। हम्म। तो 10 दिन में क्लास होके एग्ज़ाम भी हो जाएगा। हेलो, देखिए जो अन्य विषय हैं जो प्रैक्टिकल से संबंधित हैं, वो जब राजू जी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप जिस ग्रुप में हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। सर ग्रुप पे कुछ ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं अभी है, हमारा जो मतलब कार्य कुछ भी है नहीं वो पता है सिर्फ हम लोगों को। काउंसलिंग से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल का जो मैटर है, वो जो आपके पास जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, आप हाँ उनका जी जो सर। व्हाट्सएप नंबर होगा या जो व्हाट्सएप नंबर में उनका नंबर ऐड होगा, तो उसी में वहां पर उनसे प्रश्न पूछे, तो वो पर्सन आपका उत्तर सही दे पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है किरणदीप जी, अगर किसी बच्चे का और प्रश्न है तो आप उनका प्रश्न ले सकते हैं, जी नहीं जी। तो फिर आज की जो कक्षा है उसका समापन करते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। हेलो। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर एक्चुअली मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, और जो वर्कशॉप का डेट जो है 19 जून से 28 जून तक है, जी। बट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो अभी पापा को थोड़ा चोट लगा है, तो मंथ एंड में हॉस्पिटल लेके जाना है, थोड़ा ऑपरेशन है, तो सर उसके लिए शेड्यूल को जो है मतलब शिफ्ट नहीं हो अमित सकता है? अमित मैंने पहले ही कहा है, इस विषय में हम कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, ना वो किरणदीप जी दे सकते हैं, ना मैं रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के बिहाफ पे दे सकता हूँ। जो शेड्यूल बना है वो नेशनल लेवल पे बना है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जब अगली बार शेड्यूल आएगा तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका मिस होता है किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आप अगली बार उसको जब भी आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले ही कहा है, प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको जो राजू सर हैं उन्हीं के माध्यम से ही आपको अच्छी तरीके से प्राप्त होगी। हमारे पास जो हेडक्वार्टर से शेड्यूल आया है वो हमने जरूर वहां पे उपलब्ध कराया है, उससे आपको जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है आप उसको समझें। फिर भी आपको लगता है तो जो आपके इसके कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनके माध्यम से उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जी जी सर, थैंक यू सर। आज सवेरे उन्होंने अटेंड किया था तो बाई चांस वो ज्यादा देर तक नहीं थे उपलब्ध, नहीं तो कल अगर उन्होंने अटेंड किया तो मैं उनसे चाहूंगा कि भी वो और अधिक जानकारी आप लोग को प्रदान कराएंगे इस विषय में।
सर ये काउंसलिंग सेशन अभी रोज होगा हमारा या सिर्फ आज ही था? जो शेड्यूल दे रखा है बेटा 4 दिन लगातार चलेंगे, देख लो इसमें, आप शेड्यूल देख के रखो। शेड्यूल आया था आपके पास? नहीं सर, शेड्यूल नहीं आया मेरे पास। आपको कैसे पता लगा? सर वो ग्रुप पे आज सुबह आया कि आरसी चंडीगढ़ जो है वो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आज ही के बारे में सर उस ग्रुप में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन हमने तो ईमेल करी हुई है, जितना मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड था हमने सबको मेल की हुई। करीबन आपके रीजनल सेंटर को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि वो आपको इन्फॉर्म करे। सर कोई मेल तो आया नहीं मेरे पास, ना कोई व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आई है। व्हाट्सएप का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं चलता है, हम तो ईमेल के माध्यम से ही आपको संदेश दे सकते हैं। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? सर मेरा मोहन स्टेट, दिल्ली। वो रीजनल सेंटर ने आपको जानकारी उपलब्ध ना कराई हो एक अलग बात है, लेकिन हमने आपके रीजनल सेंटर को और जो हमारे पास रिकॉर्ड था उसके हिसाब से हमने इन्फॉर्म किया हुआ। सर आप अभी ओरली बता दो, यही टाइम 10 से 12 रोज रहेगा अभी 4 दिन? जी 10 से 12 रहेगा। ओके ओके ठीक है। और फिर भी आपको कोई संदेह है तो रीजनल सेंटर चंडीगढ़ की, देखिए आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, हम लोग ग्रुप में नहीं है। आप उस शेड्यूल को वहां से लेकर आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट से आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि औरों को भी हेल्प हो। ठीक है सर ने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। भेजा है ना? वो अभी सुबह आया है, अभी सुबह आया है। हाँ तो ठीक है, उसका आप प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, ठीक। ओके। अब अंतिम रूप में अगर अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो अभी किरणदीप सर यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का। नहीं तो फिर आज की इस जो कक्षा का हम समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, कल सवेरे मिलेंगे 10 बजे। ठीक है किरणदीप सर, धन्यवाद आपका। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके बाय।